हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 29 तक देख लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो दोस्तों, सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत कर्तव्य का पालन करना और जिम्मेदारियां ये दोनों निहित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सार्वजनिक पद का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो जो संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल होते हैं उसमें से किसको विदेश भेजना है, किसको विदेश नहीं भेजना है, यानी सांसद के जो सभी सदस्य होते हैं उसमें से कुछ सदस्य को चुन के नामित करके उसको विदेश भेजने का काम ये कौन करता है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 80 के खंड 2 के मुताबिक जो है दोस्तों, संसद यह कर सकते हैं। संसद की किसी भी सदन में से प्रधानमंत्री किसी भी सांसद को चुन के विदेश भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कौन ऐसा ऑप्शन में जो है, कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो कि संसद का सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, वो है भारत का महान्यायवादी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब भारत का अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत की गई हुई है। तो इस ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र का रंग है वो कैसा होता है। आप देखे होंगे हमारे तिरंगे में बीच में जो एक चक्र बना होता है, उस चक्र का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, उसका रंग गहरा नीला होता है। उसमें टोटल 24 तिल्लियाँ होती है। जो वो लाइन होती है वो 24 उसकी संख्या होती है। दोस्तों, ये जो धर्म चक्र है यह किस चीज़ को दर्शाता है। तो यह मनुष्य के गुणों को दर्शाने का काम करता है और साथ ही उसके विकास, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश भी देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गहरा नीला कलर का होता है हमारा धर्म चक्र का रंग। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो दोस्तों, भारत में जो अभी वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या है वो 6 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि हमारे भारत में मूल रूप से क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। मूल रूप से क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 और अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 6 हो गई है। अब ये क्षेत्रीय परिषद है कौन कौन सी, तो उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये पहले थी और अभी वर्तमान में पूर्वोत्तर को जोड़ा गया, तो टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद हो गए हैं। अब इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत के कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, तो वो थे बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। याद ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है पूछा है। तो दोस्तों, टेलीफोन जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा भी संघ सूची के अंतर्गत आता है और डाक भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। जबकि लोक स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ना कि संघ सूची के। और इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें से नहीं आता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत ना आकर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 62
वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर उनकी उम्र 62 साल हो जाए, तो उनका तब तक कार्यकाल रहता है राज्य लोक सेवा आयोग का। तो इसलिए इसमें सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? तो दोस्तों पील कमीशन का जब गठन हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद पील कमीशन का गठन हुआ था और उसमें भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक की संख्या जो थी वो 2:1 था। क्या था? 2:1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? यानी कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने बताया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस को याचना करने वाली यानी प्रार्थना करने वाली या भीख मांगने वाली संस्था के रूप में संबोधित किए थे बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरम दल के नेता थे, जबकि कांग्रेस में ज़्यादातर नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता कौन कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, लाल, बाल, पाल। ठीक है, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा। अगला प्रश्न है, सुलेखन क्या होता है? तो दोस्तों सुलेखन जो है वो एक लेखन से जुड़ी कला है, यानी कि सुंदर हस्तलेख को सुलेखन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदर हस्तलेखन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो राजस्थान में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ कालीबंगा, इसीलिए कालीबंगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लोथल भी दिया हुआ रहता तो कालीबंगा और लोथल ये दोनों ही जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा और लोथल याद रखिएगा, दोनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से और क्या क्या चीज़ मिला है? तो कालीबंगा से काली कलर की चूड़ी मिली है, मेकअप का सामान मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। जबकि लोथल से बंदरगाह मिला है, वहाँ से चावल के कुछ दाने मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो दोस्तों कठोपनिषद जो है वह यजुर्वेद का उपनिषद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो दोस्तों कलिंग को मगध क्षेत्र में महापद्म नंद के द्वारा मिलाया गया था। कलिंग पर विजय अशोक ने भी प्राप्त किया था, लेकिन पूर्ण रूप से कलिंग को मगध में मिलाने का काम महापद्म नंद जी के द्वारा किया गया था। महापद्म नंद जो कि नंद वंश के संस्थापक हैं। महापद्म नंद को क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग को मगध में मिलाने का काम महापद्म नंद ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का विजय का जो उल्लेख है वह नासिक अभिलेख में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक अभिलेख। अगला प्रश्न है, जिल्ले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों जिल्ले इलाही की जो उपाधि है वह गियासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी। किसने धारण की थी जिल्ले इलाही की उपाधि? तो गियासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी, जो कि तुगलक वंश का नवा सुल्तान है। दोस्तों जिल्ले इलाही की का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, जिल्ले इलाही का जो अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में आंतरिक सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में आंतरिक सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया था। किसके सहयोग से किया था? तो जर्मनी के सहयोग से किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी होगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत जो है वह हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित
सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह बृहद हिमालय का ही पार्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा की अगर ऊंचाई आपसे पूछे तो कितना है? तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो दोस्तों मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात जो है वो दोस्तों टोंस नदी, जिसको हम लोग तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि टोंस नदी निकलती कहाँ से है, तो यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों रेड सॉइल जो है उसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो दोस्तों लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमरस की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कुल्सी एवं धनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कुल्सी एवं धनसिरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? इसमें से कौन सा ऐसा झील है जो सिर्फ एक ही देश में है? तो दोस्तों वो है मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है वह यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, फॉकलैंड जलप्रपात का संबंध किस महासागर से है? दोस्तों फॉकलैंड जलप्रपात का जो संबंध है वह आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर से है। अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है फॉकलैंड जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे फॉकलैंड कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा, तो याद रखिएगा फॉकलैंड जो है वो एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1883 से 84 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, या फिर अगर सिर्फ नॉर्मल पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 68 के बीच प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 के बीच हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, आप हमको बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं होकर कहीं और स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन थे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से उत्तराखंड में अवस्थित कौन सा दर्रा नहीं है, तो वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में। माना, नीति और लिपुलेख ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है, आप देखिएगा, कभी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा ताड़ का वृक्ष के सामने एक बाग है। तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वह ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो दोस्तों यह जो है मौद्रिक नीति का साधन है। किसका साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार का संक्रियाएं ये मौद्रिक नीति का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मौद्रिक नीति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में। और अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की किसने थी अगर पूछे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है?
तो वाई के अलग समिति का संबंध दोस्तों गरीबी रेखा से है। किससे है? गरीबी रेखा से, जिसके आधार पर इसका जो आधार है, वाई के अलग समिति का जो आधार बनाए थे वो था पोषण संबंधित जरूरतों एवं खर्चों से। किससे था? पोषण संबंधित जरूरत एवं खर्च से संबंधित था वाई के अलग समिति। तो इसका संबंध गरीबी रेखा से हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंदिरा गांधी। और ये कब किया गया था? अगर डेट पूछे तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है। तो प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध वी.एम. मिन्हास से है। किससे है? वी.एम. मिन्हास से। यह भारतीय आर्थिक नीति से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है? तो भारतीय आर्थिक नीति से संबंधित पुस्तक प्लानिंग एंड दी पुअर नामक पुस्तक है और इसके लेखक वी.एम. मिन्हास हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों विश्व विरासत संधि पर भारत 1976 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। कब हस्ताक्षर किया? 1976 ईस्वी में। दोस्तों यह एक प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय स्थलों को संरक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया संधि था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1976 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में गुणवत्ता के लिए एगमार्क एक्ट जो है वह 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है यह तापमान पर निर्भर करती है, उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि हमेशा ऊष्मा जो है वह उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की तरफ प्रवाहित होगा। याद रखिएगा, ऊष्मा का प्रवाह तापमान पर निर्भर करेगा और उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ प्रवाहित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह अपने तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हेडफोन आप लोग देखते होंगे रेगुलर यूज में। तो ध्वनि ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण कौन सा है जिसे अवास्तविक बल भी कहते हैं? आभासी बल यानी अवास्तविक बल भी जिसे कहते हैं, तो इसका उदाहरण अपकेंद्रीय बल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी बल अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट है? तो दोस्तों विद्युत चालकता की यूनिट महो है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महो। ओम किसका यूनिट है? तो दोस्तों ओम जो है वह विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम है। और विद्युत धारा का बात करें तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर विद्युत चालकता का जो यूनिट है वो महो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप देखे होंगे जब पानी में आप सर्फ को डालते हैं, जिसको डिटर्जेंट यानी डिटर्जेंट को डालते हैं, तो काफ़ी झाग होता है। तो वह पानी का जो पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देता है और झाग उत्पन्न करता है, जो हमारे कपड़े धोने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है। यानी कि जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डालते हैं तो उसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में कौन सा है? यानी कि घटते क्रम में कौन सा है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 76% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन
उसके बाद पाई जाती है जो कि 21% होती है। फिर ऑर्गन पाई जाती है जिसका परसेंटेज 0.94 होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जिसका परसेंटेज 0.03 होता है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यानी घटते क्रम में हो जाएगा तो हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण होता है। तो जल गैस बनता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO+H2O। H2 जो है वो जल गैस होता है। अगला प्रश्न है, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो दोस्तों रेयॉन का निर्माण जो है वह सेल्यूलोज से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेल्यूलोज से। रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता जो है यह किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक का गुण होता है। रेडियो सक्रियता क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक का गुण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों वनस्पति घी बनाने में अपचयन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अपचयन का, यानी कि इसको बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? दोस्तों किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यकृत में स्थित पीला और लाल कलर का जो कैरोटीनॉइड वर्णक होता है वही विटामिन ए का संश्लेषण करता है। कौन करता है? लाल या फिर पीला रंग का, लाल और पीला रंग का जो कैरोटीनॉइड वर्णक होता है वह विटामिन ए का संश्लेषण करने में मदद करता है यकृत के अंदर। दोस्तों यकृत जो है वह विटामिन ए का संचयन भी करता है और संश्लेषण भी करता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण की अपरापोषीय किसमें सहायक होती है? तो दोस्तों भ्रूण की जो अपरापोषीय होती है वह उसके उत्सर्जन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में सहायक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर यानी ब्लड वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है। वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वात्रिक रक्तदाता होता है, यानी जो दूसरों को रक्तदान दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जिसका है वह किसी को भी रक्त दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप, आजकल तो थोड़ा डीप जाके पूछता है क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ओ में भी ओ नेगेटिव जिसका होता है वह किसी को भी रक्त दे सकते हैं। तो ओ नेगेटिव करके याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में होता है। तो दोस्तों गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए एवं प्रोटीन दोनों होता है। डीएनए और प्रोटीन दोनों स्थित होता है गुणसूत्र में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, यकृत में एलानाइन यानी कि अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया को ग्लूकोनीमोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोनीमोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यकृत में एलानाइन ग्लूकोज को उत्पन्न करके पाइरूवेट में परिवर्तित कर देता है। तो हमारे आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।